हेलो एवरीवन। सो हमारा जो चैप्टर एनिमल किंगडम चल रहा है उसमें सबसे पहले जो फाइलम हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्टार्टिंग का पहला फाइलम, द सिंपलेस्ट फाइलम, दैट इज योर फाइलम पोरिफेरा। ठीक है, तो जब हम पोरिफेरा बोलते हैं बेटा, पोरिफेरा एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट पोरिफेरा इज बेसिकली योर पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। पोर बियरिंग का मतलब क्या होता है? इनमें बहुत सारे पोर्स, अगर आप इनकी बॉडी को देखो, देखो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हुए हैं, द थ्री मेन एग्जाम्पल्स ऑफ पोरिफेरा, फर्स्ट वन इज योर साइकिन, द नेक्स्ट वन इज योर यूस्पोंजिया, द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज योर स्पॉन्जिला। ये तीन मेन एग्जाम्पल्स हैं पोरिफेरा के, तीन ही एग्जाम्पल्स हैं आपकी जो एनसीईआरटी देती है फॉर पोरिफेरा। सो अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखो तो देख पा रहे हो यहाँ कितने सारे छोटे 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 पोर्स है। ठीक है, सो पोरिफेरा का जो मेन नाम आता है वो यहीं से आता है कि दे आर द पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें बहुत सारे पोर्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चीज आपको पता होनी चाहिए सब, अच्छा, हर एक फाइलम का बेटा आपको हैबिटेट पता होना चाहिए। हैबिटेट इन द सेंस कि वो कहाँ मिलता है, उसी से तो आप चीजों को पता लगाओगे। अगर वो पानी में मिलता है, ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर का सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें एक लैंड में मिलने वाले एक टेरिशियल ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होंगी। राइट, बहुत सारे फंक्शंस को आप उसके हैबिटेट से समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है बेटा, पोरिफेरा कहाँ मिलता है? दे आर मोस्टली मरीन। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? दे आर मोस्टली मरीन। पर इसका एक एक्सेप्शन है, और क्या है उसका एक्सेप्शन? दैट इज स्पॉन्जिला। अभी आपने देखा ना, ये डायग्राम में ये बना हुआ है, ये यही एक लौता है जो एक ऑर्गेनिज्म जैसा दिखता है। राइट, सो ये जो है, दिस इज बेसिकली अ स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है वो होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर में मिलता है ये जो पोरिफेरा है स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर में मिलता है। बाकी के सारे मोस्टली मरीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर आप देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखा था ना, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को कि हाँ चलो इस कैटेगरी में ये आता है तो इसे हम पोरिफेरा कह सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो बेटा क्या होगा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? दीज आर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाले ऑर्गेनिजम्स। राइट, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखो सेलुलर लेवल का मतलब क्या होता है? सेल्स प्रेजेंट है। राइट, लेकिन फिर इससे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम सेल अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या ये यूनिसेलुलर होगा या ये मल्टीसेलुलर होगा? क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है? मतलब आना तो वैसे चाहिए बच्चों। ठीक है, कि ये यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, टिश्यू लेवल होता है तो हमें पता चल जाता है इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ये बेसिकली यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। देखो बेटा, एनिमल किंगडम के अंदर प्रेजेंट हर एनिमल इज मल्टी सेलुलर, तभी वो एनिमल किंगडम के अंदर आया। ठीक है, अगर आपको सिंगल सेल देखना था तो आप मोनेरा प्रोटिस्टा की तरफ जा सकते थे। ठीक है, बट आपको मल्टी सेलुलर वाली क्लासिफिकेशन में क्या मिलता है? एनिमल किंगडम, कंप्लीट एनिमल किंगडम कम्स अंडर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब पोरिफेरा जो होता है वो भी तो उसी के अंदर आ रहा है, तो वो भी मल्टी सेलुलर ही होता है। पर वो सेलुलर लेवल जब बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक बेसिक सी चीज है, मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल समझा देती हूँ। सेल से टिश्यू बनता है, राइट? अभी हम बोल रहे हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन बेटा हाँ, ये आपके एनसीईआरटी सेलुलर लेवल के साथ क्या बोलती है? ये सेल एग्रीगेट्स होते हैं। सेल एग्रीगेट समझ रहे हो? कुछ सेल्स एग्रीगेट करके मिल करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्म ले रहे हैं ना। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। यही चीज तो हम पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से। राइट, लेकिन अगर सेल, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो कि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू वाला जो डेफिनेशन है उसमें एक और लाइन ऐड होती है कि वो सेम ओरिजिन की होंगी और वो सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तब वो टिश्यू बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम ओरिजिन के, ओरिजिन समझते हो? जर्म लेयर, जिस जर्म लेयर, सेम जर्म लेयर से आ रहे हैं, ठीक है, वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक जैसी हरकतें कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप जो आ गया, दैट इज योर टिश्यू। लेकिन अगर मैं उसी को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करती हूँ, जैसे पॉरीफेरेंस में बात करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, हर एक सेल का एक अपना अलग फंक्शन होगा। ठीक है, हर सेल का अपना अलग फंक्शन होगा, वो कंबाइन करेंगे एक साथ टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल। सो दैट इज बेसिकली योर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट डज नॉट कम अंडर टिश्यू।
समझ रहे हो? उन सेल्स के एग्रीगेट को आप टिश्यू नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ऑब्वियसली वो सेल सेम ओरिजिन के नहीं है और एट द सेम टाइम वो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो मल्टी सेलुलर है, ये क्लियर हो गया। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट मीन्स वो सेल एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। राइट, इतना क्लियर है। देखो अगर मैं भी आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, साथ में साथ साथ आइडिया लगता जाएगा कि इसका पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सपोज ये ले लूं मैं ओशन बेड। ओशन बेड समझते हो ना, जमीन जो है हमारी, वैसे ही तो ओशन के नीचे भी एक बेड होगी। एक ओशन के नीचे का जो लैंड है जहां पर चीजें अटैच्ड हैं, दैट इज योर ओशन बेड। अब यहाँ पर सपोज ये इसके सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम दैट कैन बी एनीथिंग, वो किसी से भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उससे अटैच्ड है एंड ये ऐसे ऐसे कुछ स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, हैव लिटिल पेशेंस विथ मी, थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके लाती हूँ। मुझे ड्रॉ करके लाना चाहिए था ऑलरेडी, बट मैं भूल गई, तो अब हम ट्राई कर लेते हैं इसको ऐसे ही। देखो आप मेरे साथ साथ देखते चलना है ना, कोई बोर नहीं होना। अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलो। दिस इज द स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स समझ रहे हो, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो उसके प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखो पोर्स होंगे, तो चलो कुछ पोर्स बना लेते हैं। पोर बियरिंग है ना बेटा, पॉरीफेराइज पोर बियरिंग, तो कुछ पोर्स बना लेते हैं। ये रहे कुछ पोर्स। पोर्स का काम क्या होता है वैसे? पोर्स का काम बेसिकली ये होता है कि वो आसपास, देखो बाहर क्या है, बाहर के एनवायरमेंट में वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो वाटर को अलाउ करता है अपने अंदर आने के लिए। अब यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्वेनोसाइट्स। ठीक है, वो सेल्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। और उसके बोलने के पीछे का एक रीजन है, चलो मैं बना के दिखाती हूँ। अगर मैं आपको एक क्वाइनोसाइट बना के दिखाऊं, अगर आपने कभी एक ये ऐसा टाइप का इमेज देखा है ना, मैं बोलने वाली थी कि एक स्पीकर का आइकन है, पर ये अब मुझे एक ग्लास दिख रहा है। पर चलो ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है। तो ये जो बड़ा सरफेस है, इसके पास कुछ ऐसे सीलिया फ्लैजिला टाइप स्ट्रक्चर, सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये समझ पा रहे हो, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर लाइन में लगा दिए। ये इनर लाइनिंग, इस पूरी कैविटी की इनर लाइनिंग मैंने इस टाइप के सेल से कर दी। ठीक है, अब सीलिया का काम क्या होता था, याद है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते थे? हर जगह मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, मूवमेंट करा रहे हैं वो, तो वो वाटर करंट बनाते हैं। जितना भी पानी अंदर आ रहा है, पोर्स के थ्रू घुसता है, वो वाटर करंट के थ्रू ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अब वो ऊपर किधर जाता है? दिस इज योर ऑस्क्यूलम। ठीक है, एंड दिस पोर इज कॉल्ड ऑस्टिया। स्पोर को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और जो ये सेल्स है बेटा, ये जो सेल्स मैंने बनाई, इसे क्या कहते हैं? कॉलर सेल्स, या फिर इसे मैं बोल दूंगी क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स मतलब समझते हो क्या हो रहा है इसका मतलब? दिस इज बेसिकली कॉलर सेल। ये क्या करेंगी? इनर लाइनिंग करते हैं ऑफ द स्पॉन्जोसील। तो ये जो अंदर की कैविटी है, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, और इसकी इनर लाइनिंग, इसकी पूरी की पूरी लाइनिंग क्वेनोसाइट्स की हुई होती है। क्वेनोसाइट्स क्या होते हैं? ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ नहीं है, ये बहुत बेसिक सी चीज है। जितना ऑस्टिया है ना बेटा, ऑस्टिया जितने भी पोर्स प्रेजेंट है, वहां से वाटर अंदर आएगा। ठीक है, स्पॉन्जोसील कैविटी में आएगा। अब वहां पर क्या होता है, उसकी पूरी बाहर अंदर की लाइनिंग किस चीज से हुई हुई है? वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स घूम रहे हैं क्वेनोसाइट्स के, कॉलर सेल्स की। वो क्या करेंगे? वो जो भी पानी के साथ फूड मटेरियल आ रहा होगा उसको अपने पास ट्रैप कर लेंगे। अब वो जैसे कि वो ट्रैप करेंगे, वो ट्रैप करके अपने अंदर सारी के सारी फूड मटेरियल्स को अपने अंदर लेकर जाएंगे, और जो पानी का डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली फ्लो कराते रहेंगे। समझ में? जैसे बालों में कुछ फंस गया, सेम उसी तरीके से जो भी फूड पार्टिकल, जो भी पानी जा रहा है उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स होंगे, वो उनके बालों में फंस जाएंगे और वो सेल अपने अंदर ले लेता है। अब उसके बाद क्या होगा? देन यू हैव दीज डिफरेंट सेल्स, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जिसको हम कहते हैं एमीबोसाइट्स। एमोएबा का स्पेलिंग ही भूल गई क्या मैं? एमीबोसाइट्स। एमीबोसाइट्स क्या होते हैं बेटा? एमोएबा का नाम जैसे आपने सुना है फॉर फैगोसाइटोसिस। वो क्या करता है? वो फैगोसाइटोसिस करता है, वो सेल को खाता है। ठीक है, जो भी फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसको डाइजेस्ट करके वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको डिवाइड कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है।
समझ पा रहे हो? एसिमिलेशन बेसिकली आप डाइजेशन कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सारे कौन करते हैं? एमीबोसाइट्स करते हैं। तो क्या हो रहा है, जो यहाँ से सपोज मैंने यहाँ पर, चलो वाटर करंट बनाते हैं, यहाँ पर पानी है, बाहर पानी है ना, ये पोर्स के थ्रू एंटर किया, अब ये स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ये क्या करेगा, ये जितने भी क्वेनोसाइट्स है, समझ पा रहे हो, पूरा पानी भर गया अंदर, अब वो फूड पार्टिकल्स जा रहे हैं, क्वेनोसाइट्स अपने सीलिया को लहरा रहे हैं और जितने भी फूड पार्टिकल्स को मिले उन्होंने उसको ट्रैप कर लिया, ट्रैप करके उन्होंने एमिबोसाइट्स को दिया, एमिबोसाइट्स ने क्या किया, उसका डाइजेशन किया, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल था उसको वापस इस पानी में डाल दिया, और ये पानी साथ में जाकर के ऑस्क्यूलम से बाहर चला गया। क्या इतना मैकेनिज्म क्लियर है? दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पोरिफेरा, दिस इज बेसिकली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पोरिफेरा। तो क्या होता है, वाटर एंटर्स थ्रू द पोर्स, वाटर एंटर्स थ्रू द ऑस्टिया, देन वो एंटर करता है स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील इज नथिंग बट अ सेंट्रल कैविटी जहां पर से पानी पास हो रहा होता है। अब वहां पर क्या होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील इज मेड अप ऑफ क्वेनोसाइट्स, द कॉलर सेल्स। नाउ दीज कॉलर सेल्स आर बेसिकली फ्लैजिलेटेड इन स्ट्रक्चर। तो वो क्या करते हैं बेटा, वो जितने भी खाने की चीजें जा रही होती है, फूड पार्टिकल्स, उनको वो ट्रैप कर लेते हैं, एंड आफ्टर ट्रैपिंग द फूड पार्टिकल्स दे मूव इट टू द एमीबोसाइट्स। ठीक है, एमीबोसाइट्स क्या करते हैं, एमीबोसाइट्स डाइजेस्ट दोस फूड पार्टिकल्स, दे आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिएंट्स अमंग डिफरेंट सेल्स, राइट, क्योंकि खाना खाया है तो एनर्जी दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट भी तो होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट भी तो होना चाहिए, वो काम कर दिए, एंड द वेस्ट मटेरियल व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑस्क्यूलम। तो समझ पा रहे हो इसका सीक्वेंस कैसा गया? अब यहाँ पर जो चीजें आपको ध्यान देने की है, पहला इसका, दीज आर योर कॉलर सेल्स, ठीक है, स्पॉन्जोसील की बात कर ली हमने। अच्छा, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको कहते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है, और इसके अंदर भी बेटा कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। ये दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों का काम होता है बॉडी को सपोर्ट करना। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बॉडी को सपोर्ट देते हैं। ऑस्टिया इज नथिंग बट अ पोर एंड स्पॉन्जोसील इज नथिंग बट अ सेंट्रल कैविटी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कुछ समझ आ रहा है? ऑस्क्यूलम कुछ नहीं है, वो भी एक बड़ा पोर है जहां से सारी चीजें एक्सक्रीट आउट हो जा रही है, ठीक है। इतना था पोरिफेरा के बारे में, पर्टिकुलरली द स्ट्रक्चर एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूं इसके बाद, पहली चीज, अगर मैं इसकी सिमेट्री का पूछूं तो इसकी सिमेट्री कैसी होती है बेटा? दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, पहला फाइलम है आपका, इसकी सिमेट्री कैसी होती है? दीज आर एसिमेट्रिक इन नेचर, दीज आर एसिमेट्रिक इन नेचर, इनका कोई सिमेट्री नहीं होता। आपको दिख रही है इसकी शक्ल में कोई सिमेट्री? कोई सिमेट्री नहीं है इसकी, राइट, दे आर एसिमेट्रिक इन नेचर। अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अगर मैं डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करूं, क्या यहाँ पर ये एप्लीकेबल है? नहीं, ठीक है, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसी चीजें नहीं होती। अच्छा, अगर मैं बात करूं डाइजेशन की, तो इसका डाइजेशन कैसा हो रहा है? अभी आपने देखा एमीबोसाइट्स डाइजेस्ट करता है, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो दिस इज इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। सिमेट्री, डाइजेशन। अच्छा, अगर आप ये स्पॉन्जिला का स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पर जो ये गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, दिस इज बेसिकली इसका ऑस्क्यूलम। वैसे ये सारी जो छोटे छोटे चीजें हैं, दीज आर ऑस्टिया, दीज आर द पोर्स। ये जो बेस है जिसपे वो चिपका हुआ है, इसी को मैं कह रही थी बेस, दिस इज द सबस्ट्रेटम, दिस इज द बेस, ठीक है। जो हमने यहाँ डिस्कस किया ना बेटा, ये पूरी चीज को पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और से वाटर कैनाल सिस्टम। ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम पोरिफेरा का, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरिफेरा, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम। ऐसे ही एकाइनोडर्म्स में आप देखोगे दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम, बट पोरिफेरा में हम क्या पढ़ते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ये चीजें डन है, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आई गेस, अच्छा, इसका अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं कि कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका रिप्रोडक्शन बेटा या तो एसेक्सुअल तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल तरीका होगा इसका फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन समझते हो ना, स्पाइन वगैरह में देखा होगा, एल्गे कहीं से भी काट दो वो वापस से ग्रो करने लग जाता है। और अगर मैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो दैट विल बी बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? इसका डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज बेसिकली
उसका एक लार्वल स्टेज होगा और एक एडल्ट स्टेज होगा। जो लार्वल स्टेज होगा दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट स्टेज। अगर आपने फ्रॉग का डेवलपमेंट देखा हो तो वो क्या होता है, उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, पानी में फर्टिलाइजेशन हुआ। उसका जो लार्वल स्टेज होगा बेटा वो बहुत ही फिश लाइक होगा, ठीक है, वो स्विम कर सकता है। एट द सेम टाइम उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होती है क्योंकि वो पानी में प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट स्टेज में आता है, वो मेंढक क्या होते हैं, फ्रॉग्स क्या होते हैं, वो जमीन पे भी तो आ जाते हैं। अब गिल्स लेके वो जमीन पे सर्वाइव नहीं कर सकते, सो क्या होता है, उनका गिल्स जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू लंग्स, राइट। तो यहां पर क्या हो गया कि आपके लार्वल स्टेज में यू हैड अ वेरी डिफरेंट सिस्टम एंड एडल्ट स्टेज में यू अगेन हैव अ वेरी डिफरेंट सिस्टम। तो दोनों बहुत ही डिस्टिंक्ट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। सो दैट मेक्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या हमारे अंदर कोई गिल्स का लंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो यहां पर क्या होता है, दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट इन नेचर, ठीक है। ये थे कुछ पॉइंट्स अबाउट पॉरीफेरा। अब एक बार हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ताकि हम देख ले कि हमने सारी चीजें कवर कर ली है। क्या बोलता है एनसीईआरटी, पहले द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। नाउ दे आर जनरली मराइन, दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। बताया था यही चीज ना, क्योंकि सबसे बेसिक है, सबसे पहली, तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। नाउ दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पॉरीफेरन्स आर primitive multicellular organisms. सारे animals in animal kingdom are multicellular. Now they have a cellular level of organization. बताया ना डिफरेंस क्या होता है। Then sponges have a water transport or water canal system. अभी हमने ये पूरा कैनाल सिस्टम डिस्कस किया। मेक श्योर आपको ये डायग्राम आता हो, तभी आपको इसके सारे फीचर्स अच्छे से याद रहेंगे। Moving on, water enters through the minute pores ostia and then into the body wall. In the body wall, a central cavity spongocoele from where it goes out through the osculum. This pathway for water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. वही है, जितना खाना आया उसको पकड़ लिया, उसने ट्रैप किया फूड पार्टिकल्स को, राइट। डाइजेशन कर रहा है, फूड गैदरिंग कर रहा है, एंड उसके बाद रेस्पिरेशन, जो भी ऑक्सीजन, अब ऑब्वियसली ना पानी के साथ ही आएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन ही यूज हो रहा होगा, तो वो चीजें, जितना भी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट, एवरीथिंग इज डन थ्रू दिस वाटर कैनाल सिस्टम। उसके बाद वी हैव क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स दैट लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। कैनाल्स और स्पॉन्जोसील दोनों की इनर लाइनिंग है पूरी की पूरी ऑफ स्पॉन्जोसील, द कॉलर सेल्स। एंड डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, पढ़ लिया था। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, सेक्सेस आर सेपरेट, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब समझते हो क्या बोलना चाह रहा है। आपने अगर देखा हो अर्थवॉर्म, उसमें क्या होता है, दोनों सेक्सेस साथ में होते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब, सॉरी, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मतलब, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पॉरीफेरा है, वो पॉरीफेरा के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों साथ में होंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। these are hermaphrodite, the sexes are not separate, that is the eggs and sperms are produced by the same individual. उससे egg and sperms सारे same individual produce कर रहा होगा। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Now fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult stage. और इसके जो examples है बेटा, वो 3 examples यहाँ पर थे, साइकिन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। अगर इसके कॉमन नाम कोई पूछे तो पहली चीज स्पॉन्जिला आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, यूस्पॉन्जिया इज बेसिकली योर बाथ स्पंज, ठीक है। एंड साइकिन इज नथिंग बट, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे अगर मैं साइकिन लिख रही हूँ तो साइकिन के साथ यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसको, साइकिन के साथ इसे लिखा जा सकता है साइफा, ठीक है। यूस्पॉन्जिया इज ऑल्सो नोन एज बाथ स्पंज, ठीक है, बाथ स्पंज, ओके। सो इतना इज ऑल अबाउट योर पॉरीफेरा, ठीक है बेटा। अब अगले वीडियो में विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज द सिलेंट्रेटा और ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम सारे फाइलम्स को, जितने भी एनिमल किंगडम के फाइलम्स हैं, हम उसको सबको डिस्कस करते जाएंगे इन अ सेपरेट वीडियो। सो बेसिकली आई विल बी मेकिंग अ प्लेलिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू ना। इसके पीछे का एक रीजन भी था बेटा, कि आप क्लास 11th वाले बच्चों ने मुझसे जो कहा
कि आपको ये चीज रिवाइज करनी है, और अगर मैं 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे की वीडियो बनाती तो वो अगेन बोरिंग हो जाता कि पूरी की पूरी वीडियो को सुननी पड़ रही है, राइट। तो हम ऐसा करेंगे कि हम कुछ रिविजन टाइप का रखेंगे, 5 से 10 मिनट में हर एक फाइलम को दूं। आई नो इसमें ज्यादा टाइम लग गया बिकॉज मैंने ऑलरेडी डायग्राम नहीं बना के रखा था, सो आई मेक श्योर कि अगली वीडियो से मैं डायग्राम बना के रखूं ताकि उसमें ज्यादा टाइम ना जाए। एंड 5 से 10 मिनट में वी विल बी रिवाइजिंग द एंटायर फाइलम। और क्लास 12th वाले बच्चे जो आप बोल रहे थे, मुझे बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों के साथ बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रेशर है, बट आप रिवाइज भी करना चाहते हो, तो आई थिंक इस तरीके से बोथ क्लास 11th एंड 12th आप साथ में से रिवाइज कर सकते हो। सो दिस वीडियो कैन बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ यू। एंड चलो आगे फिर अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोस में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट फाइलम्स। आप बस इसे नोट करते चलना, मेरे साथ पढ़ते चलना, याद करते चलना, ठीक है बेटा। इससे क्या होगा, इसी से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। टफ नहीं होती चीजें, देखो मैथ्स में बोला जाए ना, अगर कहीं ना कहीं बार बार प्रैक्टिस करते हो तभी वो याद रहता है, तो इसी तरीके से अगर बायोलॉजी भी है तो ब्लाइंडली नहीं रखना है, समझना है कुछ चीजों को, कुछ टर्म्स को समझना है और उसे रिलेट करते हुए पढ़ते चलना है, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल वीडियो में व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी समराइजिंग द एंटायर थिंग, जो वो टेबल है ना एनसीईआरटी की लास्ट पेज में दी हुई, हम उससे समराइज करेंगे एंड विल बी रीडिंग द एंटायर फाइलम, सारी के सारे फाइलम, पूरा एनिमल किंगडम एक साथ, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय।